चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा आपको बताऊँगा। और इसमें आज मैं आपको बस्तर का जो नागवंशी इतिहास है उसको समझाऊँगा। इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। बस आपको क्या करना है, इसमें अपना 100% देना है, अपना रिविज़न करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, बस्तर में जो नागवंश थे उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे कवर्धा का नागवंश को हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक इन द सेम वे हम क्या करेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट छिंदक नागवंश या डायनेस्टी ऑफ छिंदक नागवंश। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो नागवंश है 2 भाग में छत्तीसगढ़ में बटा था, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन छिंदक नागवंश के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। इस नागवंश की क्या विशेषताएं हैं, क्या स्थापत्य हैं, क्या क्या कला है, क्या संस्कृति है, कौन से शताब्दी से किस वंश से पराजित हुआ, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के इस सेगमेंट में देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, छिंदक नागवंश के बारे में देख रहे हैं, छिंदक नागवंश। तो हम छिंदक नागवंश के बारे में यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ पुराना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊंगा। जैसे कि 4वीं शताब्दी में, कब की बात है, 4वीं शताब्दी में गुप्तों से ये क्या हुए थे, पराजित हुए थे। ठीक है, 4वीं शताब्दी में गुप्तों से पराजित हुए थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ था, गुप्ते से पराजित होने के बाद में एक समय ऐसा आया था कि विंध्य क्षेत्र से तेलंगाना चले गए। ये कहाँ चले गए, विंध्याचल वाला जो एरिया है वहाँ से तेलंगाना चले गए। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में किससे पराजित हुए पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, गुप्तों से। जो गुप्त नरेश थे उससे पराजित हुए, फिर कहाँ चले गए, तेलंगाना चले गए। उसके बाद से क्या हुआ, जब वो तेलंगाना चले गए तो फिर हुआ ये फिर कि इन लोग बस्तर से चक्रकोट में फिर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद में बस्तर के चक्रकोट को, मतलब चक्रकोट, भ्रमरकोट, तरह तरह का जो नाम था उस समय, पुराने छोटे छोटे क्षेत्र में ऐसा नामकरण रखा था, क्योंकि बस्तर तो विशाल था। तो पूरे विशाल बस्तर में, पूरे दंडकारण्य में उस समय चक्रकोट, भ्रमरकोट, तरह तरह का नाम दिया जाता था। तो वो बस्तर के चक्रकोट वाले एरिया में आकर के बस गए। ठीक है, और उसके बाद में उसी दंडकारण्य में बसने के बाद में वहाँ पे इन्होंने नागवंश को स्थापित किया। तो ये बेसिक चीज़ें समझ गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तों से पराजित होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र से कहाँ चले गए, तेलंगाना गए। और उसके बाद में तेलंगाना जाने के बाद में एक जो शाखा थी इसकी, समझना बात को। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, गुप्तों ने आक्रमण कर दिया, गुप्तों ने। ठीक, तो गुप्तों ने आक्रमण कर दिया, तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, वो पहले विंध्याचल वाले एरिया में थे, यहाँ पे है ना, मध्य प्रदेश का क्षेत्र वगैरह में विंध्याचल पर्वत के आसपास में रहते थे। फिर वो भाग करके कहाँ नीचे आ गए, इंडिया के तेलंगाना वाले एरिया में। तो ये रही एक शाखा। लेकिन जो बचा हुआ शाखा था यहाँ पे विंध्याचल पर्वत में, वो भाग के कहाँ पे आ गया, तो बस्तर वाले एरिया में आ गया। और बस्तर में आ करके अपना एक छोटा सा साम्राज्य बनाने की कोशिश किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। फिर धीरे धीरे वास्तविक में छिंदक नागवंश का जो काल था वो कौन सा टाइम को माना जाता है, तो 1023 से 1324 को इसका काल माना जाता है। 1023 से 1324। ठीक है, तो 1324। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये इसका अभी तक का शासन का ऑथेंटिक डेटा है। कहाँ पे, तो बस्तर क्षेत्र में। अब इधर को भूल जाओ, 4वीं शताब्दी में गुप्तों ने आक्रमण किया, ये वो उसको भूल जाओ। ठीक है, वो भाग के फिर इधर बस्तर आ गए, पहले तेलंगाना गए, तेलंगाना में भी एक जो है वो तेलंगाना में चला, फिर उसके बाद में एक शाखा बस्तर आ गई, तो वो शाखा कट गया। अब अपन छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं तो अपन इसको देखेंगे कि ये कब आया, 1023 से 1324 तक इनका शासन चला। ठीक है, फिर बाद में काकती नरेश आता है, 1324 में इस पर आक्रमण कर देता है, तो वो उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो इनका संघर्ष ना पहले गुप्तों से चला, उसके बाद में किससे चलेगा, उसके बाद कलचुरियों से चलेगा, उसके बाद किससे चलेगा, काकतियों से चलेगा, फिर ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी सत्ता थी। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये बस्तर के क्षेत्र में जैसे चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर, ये 3 क्षेत्रों पे ये शासन किया है। पहले बस्तर जो है विशाल दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो जो टोटल जो बस्तर है समझ लो, ये बस्तर को चक्रकोट, भ्रमरकोट, बारसूर, दंडकारण्य, तरह तरह का मतलब एक नामकरण दिया गया था अलग अलग क्षेत्र का। तो इन्होंने पीएससी कैसे घुमाता है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे शासन किया, तो वही आपको बताना है। चक्रकोट में शासन किया, भ्रमरकोट में शासन किया,
अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रहा है। चक्रकोट भी उसी का नाम रहा है, भ्रमरकोट भी उसी का नाम रहा है, और दंतेवाड़ा का जो बारसूर वाले एरिया है यहाँ पे भी इसका शासन रहा। तो ये सब जगह पे इनका शासन रहा, ठीक है। और ये कंप्लीट मिल के क्या होता है, तो ये बस्तर होता है, या इसी को दंडकारण्य माना जाता है। दंडकारण्य पहले दंड देने के लिए इसी अरण्य मतलब जंगल होता है, दंड देने के लिए पहले इसी अरण्य में छोड़ दिया जाता था, इसीलिए इसका नाम हो गया दंडकारण्य, दंड देने के लिए अरण्य, ठीक। लेकिन इसकी राजधानी कौन सी थी, याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया था, बारसूर से शासन किया था, ठीक है। कहाँ से, बारसूर से। बारसूर इसकी क्या थी, राजधानी थी, मेनली जो राजधानी थी ये। बाद में इनकी राजधानी दंतेवाड़ा भी होती है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। तो इनकी राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी बारसूर। इतना क्लियर हो रहा है ना, इतना बिल्कुल दिमाग में आप इसको बैठा के चलो बेटा। इसकी राजधानी को पूछा जाता है, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो ये नागवंशियों की राजधानी जो थी, छिंदक नागवंशियों की बारसूर थी। क्लियर हो गया। अब देखना ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो ये उपाधि जो धारण करते थे उसको भी बहुत ज़्यादा पूछा है। ये है भोगवतीपुरेश्वर। क्या, तो भोगवतीपुरेश्वर, ये भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि को क्या करते थे, धारण करते थे। क्लियर हो गया। अब देखना ये हो गया उपाधि, लेकिन पदवी भी ये धारण करते थे, ठीक है। उपाधि मतलब उपाधि के साथ में गद्दी पे बैठते थे, लेकिन कुछ पदवी भी थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सी पदवी को धारण करते थे, क्योंकि ये छिंदक कुल के थे, छिंदक नागवंश के थे, तो ये अपनी पदवी भी धारण करते थे। क्या लिखते थे, छिंदक कुल कमल, तो वो बताते थे कि हम छिंदक कुल के हैं, तो इसकी पदवी, ये उपाधि हो गई। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, पदवी भी देखना है। तो इनकी पदवी क्या थी, उपाधि तो आप लोग जान गए, पदवी थी छिंदक कुल कमल भास्कर। तो ये क्या थी, इसकी पदवी थी। इसके साथ में एक और पदवी थी, क्या, छिंदक कुल तिलक, ठीक है। तो एक कुल छिंदक कुल कमल भास्कर, एक छिंदक कुल तिलक, ठीक है। तो दो पदवी धारण करते थे। पहली पदवी ये हो गई और दूसरी पदवी ये हो गई छिंदक कुल, आराम से बैठो, आराम से समझो, ठीक है, छिंदक कुल तिलक, ये दो पदवी। तो दो पदवी धारण, उपाधि भोगवतीपुरेश्वर। अगर उपाधि पूछे तो आप भोगवतीपुरेश्वर को लेंगे नागवंशियों के लिए छिंदक का। जब पदवी पूछे तो दो पदवी धारण करते थे अपने वंश को बताने के लिए, छिंदक कुल कमल भास्कर एक पदवी होती थी, दूसरी पदवी होती थी छिंदक कुल तिलक। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज टोटली क्लियर। अब देखना, इससे क्वेश्चन आता है कि इनके ध्वज का चिन्ह कैसा था, जो इनका जो झंडा था, जो फ्लैग इन लोग रखते थे, उसका चिन्ह कैसा था। तो उसमें क्या होता था, सर्प का चिन्ह होता था। किसका? सर्प का। ये बिल्कुल दिमाग में एकदम खोल के बैठ लो कि किसकी चिन्ह होती थी। ध्वज में, इसके झंडे में, तो इसके झंडे में सांप का है ना, जैसे ये झंडा है समझ लो इनका है, तो इसमें क्या है, स्नैक बना रहता था बाकायदा। ये तो ध्वज कैसा था इसका, तो इसके ध्वज में स्नैक का चिन्ह बना रहता था। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, सर्प का चिन्ह बना रहता था। लेकिन उसमें होता क्या था, जो इनकी राज चिन्ह होती थी, जब भी किसी चीज़ पे ऐसे सिल लगाते थे या कोई चीज़ पे मतलब राज चिन्ह की जब बात आती थी, तो दो बाघ होते थे। जो शासक रहते थे ना, जो बाघ होता था, बाघ रहता था और उसका शावक रहता था। तो ये ध्वज का हो गया। और राज चिन्ह जैसे कि होता क्या था, कहीं पे भी उन लोग अपना शिलालेख वगैरह लिखवाए तो वहाँ पे क्या होगा, बाघ होता था और उसका शावक, ये दो चीज़ें था, बाघ भी था और शावक भी था। तो ये राज चिन्ह हो गया, ये ध्वज चिन्ह हो गया। दोनों में एकदम क्लियर हो गया ना। अब ये जो चीज़ जो बता रहा हूँ, राज चिन्ह या राजकीय चिन्ह, ये हर जगह लगभग यूज़ होता था। खजाने की निकासी के लिए यूज़ होता था, कहीं पे कुछ मैसेज देना है तो राजपत्र जाता था, तब इस चिन्ह का यूज़ करते थे, इस टाइप का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कुछ स्रोत को देखेंगे, कुछ स्रोत देखेंगे जिससे हमको क्या है, कुछ सोर्स है जिससे शिलालेख इत्यादि हमको प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस स्रोत के बारे में देखेंगे कि भैया क्या क्या स्रोत हमको
प्राप्त हुआ, क्या क्या शिलालेख हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम उसी शिलालेखों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर मान लो मैं आपको 3-4 ज़्यादा नहीं 2-3 तो बताऊँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि टेमरा से सती अभिलेख मिला, तो ये सब एग्ज़ाम में बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग करके वो क्या करेगा, आपको इधर शिलालेख दे देगा, इधर आपको पहचानना पड़ेगा 4-5 ठो। तो कुछ यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि कुरुसपाल। तो कुरुसपाल का संबंध किससे है? पेपर में पीएससी में सीजीपीएससी में पूछा गया है। कुरुसापाल भी बोलते हैं इसी को, और इसी को कुरुसपाल बोलते हैं। तो ये कुरुसपाल अभिलेख, कुरुसपाल। तो कुरुसपाल का क्या है? ये सोमेश्वर। तो ये जो अभिलेख हम लोग देख रहे हैं, स्रोत जो अपन ने यहाँ पे रखा है ना, तो कुरुसपाल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी होता है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में। किसके बारे में? सोमेश्वर प्रथम के बारे में हमको पता चलता है कि इसकी शासन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। सोमेश्वर प्रथम जो है बहुत इसके बारे में बताते हैं। स्वर्ण सिक्के भी इसके प्राप्त हुए। ये सब कहाँ से मिला? तो बिलासपुर से मिला था हैं। और इसी अभिलेख में लिखा है कि इसके स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्वर्ण सिक्कों का भी चर्चा है, स्वर्ण सिक्के का। ठीक है, किसके बारे में? कुरुसपाल। लेकिन जब बात सती के बारे में आती है, सती लेख के बारे में, तो ये भी पता चलता है कि उस समय पे टेमरा के सती अभिलेख से इनके समय पे सतियाँ भी हुई हैं, जो रानियाँ थी वो। तो टेमरा सती अभिलेख किस राजा के समय का था? तो हरिश्चंद्र देव के समय का। तुमको पूछा जाएगा कि टेमरा का सती अभिलेख टेमरा के सती अभिलेख किस राजा के समय था? तो ये हरिश्चंद्र भी बोलते हैं, कई जगह हरिश्चंद्र देव बोलते हैं। वास्तविक में अगर कहा जाए, पूरा नाम अगर आपको देखना है तो हरिश्चंद्र देव इसका पूरा नाम है। ठीक है, लेकिन कई जगह शॉर्ट में हरिश्चंद्र कह देते हैं, ये दिमाग में रखना। और इसी के समय एराकोट का नृपति अभिलेख था। एराकोट अभिलेख भी बोल देते हैं, एराकोट का नृपति। तो नृपति भूषण नाम आप सुनोगे, है ना? तो उसी को क्या कहा जाता है? तेलुगु भाषा में ये लिखा हुआ है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा अभिलेख तेलुगु भाषा में लिखा है, तो आपको बताना है कि ये तेलुगु अभिलेख है। नृपति भूषण राजा के शासनकाल में ये चीज़ लिखा गया था। तो एराकोट तेलुगु अभिलेख, तेलुगु अभिलेख, या कौन सा अभिलेख है जो तेलुगु में लिखा है, तब आप इसको बताएंगे। और ये हो गया नृपति भूषण। नृपति भूषण के राजकाल में इस अभिलेख को क्या किया गया था? डिज़ाइन किया गया था, लिखा गया था। ये सब अगर आए तब आप दिमाग में रखना। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, जो बारसूर अभिलेख है, बारसूर अभिलेख, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कन्हर देव के समय की बात है ये। कन्हर देव के समय बारसूर का जो अभिलेख है उसको लिखा गया है। बताया गया है कि राजधानी परिवर्तन इत्यादि के बारे में सब चीज़ चर्चा है। मैं एक एक कर करके पूरा सब कुछ को बताऊंगा, मतलब आगे चलते जाएंगे, एक एक शासकों को लेके चलेंगे, तब बहुत अच्छे से क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर होगा। और अगर अपन चर्चा मतलब उधर नहीं करते हैं, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे अगर अभी नहीं बताऊंगा और एग्ज़ाम में आ गया अरे, तो अभिलेख का मिलान कैसे कर लें? क्योंकि इससे अभिलेख का मिलान का पूछता है कि ये अभिलेख किसने लिखा। अब वैसे सोनारपाल अभिलेख के बारे में बता रहा हूँ कि वो किसके समय का था। सोनारपाल, तो सोनारपाल अभिलेख है जयसिंह, इसी में था जयसिंह। जयसिंह देव भी लिखा जाता है कई जगह, आप इसमें देव लगा देना, क्योंकि ये क्या होता है, उस समय स्वयं को मतलब कहना चाहिए कि देव नाम से संबोधित करते थे, और हर जगह लगभग राजा अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, तो जयसिंह देव, कन्हर देव, इस टाइप का आप ले सकते हो, हरिश्चंद्र देव, है ना। अब ये हो गया सोनार का। अब दंतेवाड़ा के बारे में देखते हैं। ये भी दंतेवाड़ा अभिलेख, इस अभिलेख में किसके बारे में चर्चा है? तो माँ दंतेश्वरी के बारे में चर्चा है। ठीक है, दंतेवाड़ा जो स्तंभ लेख है वो किसके समय का था? तो ये नरसिंह के समय का था। किसके समय का था? नरसिंह। नरसिंह को क्या कहा जाता है? तो पूरा नाम है नरसिंह देव। तो इसमें भी इनकी देवी, कुल देवी दंतेवाड़ा में जो माँ दंतेश्वरी, उसके बारे में भी चर्चा
पता चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नारायण पाल का अभिलेख, जिसे नारायण पाल का लेख कहते हैं, तो वो गुंड महादेवी का अभिलेख माना जाता है। आगे बताऊंगा गुंड महादेवी कौन है। बारसूर नारायण पाल अभिलेख, नारायण पाल अभिलेख नहीं लिखा होगा तो नारायण पाल लेख लिखा रहेगा, है ना, क्योंकि ये उत्कीर्ण है नारायण पाल। और इसमें ये किसने बनवाया था, तो गुंड महादेवी ने बनाया था। अब मैं आगे बताऊंगा कि गुंड महादेवी कौन है, अभी नहीं बताऊंगा, पूरा कहानी बताऊंगा उसके बारे में। गुंड महादेवी मात्र 10-15 मिनट में। ठीक है, तो ये टोटल जो अभिलेख मैंने बताया, ये सबको पूछा जाता है कि निम्न अभिलेख की पहचान करें, कौन सा अभिलेख किसके समय का है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अभिलेख। जब बात अभिलेख की आती है तो बिल्कुल अभिलेखों को आपके ध्यान में होना चाहिए और आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो छिंदक नागवंशी थे, इनकी क्या होती थी, स्वर्ण मुद्राएं भी हमको प्राप्त हुई हैं। 28 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उड़ीसा के कोरापुट से प्राप्त हुआ था 1957 में, जो बताता है कि इनका शासन बहुत अच्छा, मतलब मजबूत तरीके से चला था करके। 1957 कहाँ से, तो उड़ीसा कोरापुट से। ठीक है, और कितने प्रकार की, तो 28 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं सोने की थी ये, जो इनके वर्चस्व को भी दर्शाती है और इनके शासन का जो एक वृहत्ता था, एक वृहद रूप में जो सत्ता चलती थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, अच्छा खासा चलन था, उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ से चालू करूँगा प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले छिंदक नागवंश के बारे में अगर जब बात आती है तो याद रखना कि छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था नृपतिभूषण। संस्थापक कौन था, अपन अब चालू करेंगे किसे, नृपतिभूषण से। नृपतिभूषण इस नागवंश का छिंदकों का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, जब गुप्तों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले बताया ना, एक शाखा कहाँ चली गई, विंध्याचल से तेलंगाना चल गई और एक शाखा इधर आ गई। वो यही नृपतिभूषण वहाँ से आए थे, ये दिमाग में आप अपने रखे रहना। या यहाँ आने के बाद में इनके समय पे क्या हुआ था कि इस वंश को यहाँ पे स्थापित किया था, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। संस्थापक अगर बोल दे तो बता देना, छिंदक नागवंशियों का संस्थापक कौन है, नृपतिभूषण था। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे पहला लेके चलेंगे किसको, नृपति के बारे में देखते हैं, नृपतिभूषण के बारे में अपन इसके बारे में लेके चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया कि ये क्या थे, तो ये थे संस्थापक। इनका 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। संस्थापक को तो आपने जान लिया, किसका, तो ये था छिंदकों का संस्थापक था, छिंदक वंश का। ठीक है, छिंदक नागवंश। वैसे कवर्धा में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नागवंश अलग से चलता था, अच्छे से उसको भी आपको लेके चलना है, रिवीजन करते रहना है। दूसरा, किस जगह पता चला कि ये इस वंश के संस्थापक है और वो किस शिलालेख से, तो पहले मैं नृपतिभूषण का जस्ट आपको बताया था कि तेलुगु भाषा में लिखा है, एराकोट से प्राप्त, एराकोट अभिलेख। तो ये इसका याद रखना, शिलालेख किस में प्राप्त हुआ है, तो तेलुगु में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एराकोट के तेलुगु अभिलेख से पता चला है, तेलुगु लेख से पता चला है कि ये क्या थे, इसके संस्थापक थे। तो ये क्या है, तेलुगु में लिखा गया था, तेलुगु शिलालेख पत्थर पे उत्कीर्ण है। ठीक है, दूसरी बात, ऐतिहासिकता क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है, ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1023 में नृपतिभूषण उस समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम को आप याद रखना कि इसको पूछा जाता है, कब की बात है, 1023 में जो नृपतिभूषण था चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ कहाँ आ गए थे, तो बस्तर आए थे। तो ये किसकी बात हुई, तो ये एक ऐतिहासिकता या इतिहास में ऐसा कहा गया है, या किंवदंती मान लो, किंवदंती मतलब जैसे कहा सुना जो बात होता है ना, यही चीज़ है ये किंवदंती, और इसको इतिहास ने प्रमाणित भी किया है। ठीक है, बड़े बड़े इतिहासकार ने इसको सत्य समझा है। तो बिल्कुल याद रखना कि ये किसके साथ आए थे, तो राजेंद्र प्रथम, ये चोल राजा कौन, आर प्रथम अर्थात राजेंद्र प्रथम, ये राजेंद्र प्रथम के साथ में क्या हुआ आया था, तो ये बस्तर आए थे।
और कब आए थे? 1023, 1023। जब ये बस्तर आए ना इस टाइम पे, तो इनको बस्तर इतना अच्छा लग गया, तो यहीं क्या हो गया, यहीं पे बस गए और छिंदक नागवंश की स्थापना की। और 1023 में बस्तर में क्या हुआ, बस गए, और बसने के बाद में इन्होंने क्या किया, नागवंश की, नागों की सत्ता का स्थापना का लोहा यहाँ पे गाड़ दिया 1023 में। तो ये बिल्कुल याद रखना, अगर तुम्हारे जहन में कोई घुसा दे तो ये बात बता देना कि भैया ये किसके साथ आया था, तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ, ठीक है, ये आया था। ये किंवदंती है बोलना, बिल्कुल दिमाग में एकदम ऑथेंटिक डेटा के साथ बात करना। तो इनका शासन जो है चलते रहा 1042 तक, ठीक। तो 1023 में आए और 1042 में फिर इनका सत्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमारा इनका शासन को हम लोग देखेंगे। इसका मेन जो शासन का विस्तार होगा वो कहाँ से होगा, तो वो होगा कहाँ से, सोमेश्वर के बारे में जब सोमेश्वर का काल आएगा तब बताऊंगा। सोमेश्वर प्रथम के समय पे इसका शासन अच्छा खासा ग्रो करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि अभी जो दूसरे आए वो कौन आए, तो यहाँ पे धारावर्ष का नाम आता है। किसका नाम आता है, धारावर्ष का। धारावर्ष एक्चुअली में कौन थे, तो धारावर्ष थे जगदेव भूषण इसका नाम था। जैसे इसका नृपति भूषण था, वैसे उनके ही नाम को, भूषण शब्द को इन्होंने क्या किया, नृपति भूषण। तो धारावर्ष ने क्या किया, जगदेव भूषण नाम से अपने आप को स्थापित किया, ठीक। अपने पिताजी का नाम को, अपने पूर्वजों के नाम को वो आगे चलाना चाहते थे, इसलिए उसने भी भूषण शब्द का प्रयोग किया। तो अगला शासक कौन आएगा, जगदेव भूषण। तो पेपर में तुमसे पूछा जाएगा कि जो जगदेव थे, जगदेव भूषण, उसका क्या नाम था, तो इसके अन्य नाम को आपको बताना है कि अन्य नाम जो था वो क्या था, वो था धारावर्ष। अभी फिर बाद में फिर देखना, जैसे वो भूषण शब्द धारण किया ना, वैसे धारावर्ष के बाद अमोध वर्ष ये सब आ जाएगा, है ना, वर्ष फिर चलेगा। तो ये अन्य नाम जब आएगा बेटा, तो आपको बताना है कि इसका अन्य नाम था धारावर्ष, ठीक। अब 1042 तक वो गद्दी पे बैठे थे, 1042 में फिर उनकी मौत हो गई। उसके बाद में नृपति भूषण के बाद में ये आए और इनका टाइम चला 1042 से गद्दी में बैठे और 1060 ईस्वी तक ये क्या किए, शासन को संभाले। तो ये बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट बात है। अगर आ जाए तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे, और आ जाए तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना। अब इसने राजधानी किसको बनाया, धारावर्ष ने, इसने अपना राजधानी बनाया बारसूर को, ठीक है। बाद में दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा को भी राजधानी बनाते हैं, वो याद रखना। लेकिन मेन जो शासन प्रशासन हुआ था, जो राजधानी जो था वो बारसूर था। राजधानी इसकी कैपिटल क्या थी, तो बारसूर थी। इसीलिए आप वहाँ पे जाएंगे तो छिंदक नागवंशियों का पूरा कलाकृति, फिर स्थापत्य वगैरह सब आपको यहाँ पे बारसूर में देखने को मिलता है। अब इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली, हम कैसे जाने कि इसकी राजधानी यही थी। तो ये चीज़ खुद बारसूर का जो शिलालेख है उसमें लिखा हुआ है कि ये इसकी राजधानी थी। ये कहाँ से पता चला, तो बारसूर के शिलालेख से ये पता चलता है कि इसकी राजधानी क्या थी, बारसूर थी। इज़ दैट क्लियर? और पूरा स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं भले थोड़ा ब्लैक दिखूं तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये कंटेंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट, वो आपको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, है ना। जो मैं इसमें लिख रहा हूँ वो आपको दिखना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य वही है कि वो चीज़ें आपको दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठ रही है। अब देखो समझो, अब ये हमको जानकारी बारसूर के शिलालेख से प्राप्त हो गया कि इनकी राजधानी ये थी और 1060 तक के शासन किए थे। लेकिन हमको कुछ और भी चीज़ें पता चलता है। इसी बारसूर शिलालेख से ये पता चलता है कि इन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराया। किसने? धारावर्ष ने, जिसका क्या नाम था? जगदेव भूषण इसका नाम था। तो उन्होंने अपने राज्यकाल में क्या किया था, अपने राज्यकाल में एक तालाब बनवाया था, ठीक है। उस समय अपने राज्यकाल में इसका महामंडलेश्वर चंद्रादित्य, उस समय क्या होता था, जो परिचित का कोई होता था उसको कोई पद दे दिया जाता था। जैसे महामंडलेश्वर का पद दे दिया किसको? चंद्रादित्य को, ठीक। तो उसके परिचित ने इसी के काल में, किसके? धारावर्ष के काल में, उसी के परिचित ने, जो सेना उना का काम इत्यादि देखते थे समझ लो, तो महामंडलेश्वर जो था चंद्रादित्य, उसने एक तालाब बनाया चंद्रादित्य नाम का,
ठीक, और चंद्रादित्येश्वर नाम का शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, लेकिन वो कौन था और कहाँ का था, इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न का एक विषय है। मैं बता रहा हूँ, मैं आगे भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे 2 बातों को याद रखो। किसके समय पे, तो इन्हीं के समय पे, धारावर्ष के समय। धारावर्ष का क्या नाम है, तो जगदेव भूषण। इन्हीं के समय क्या बना, तो तालाब बना। किसने बनाया, महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने, है ना। तो ये याद रखो, महामंडलेश्वर चंद्रादित्य। तो महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने क्या किया था, ठीक है, उन्होंने महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने मतलब एक क्या थे, उनके परिचित थे, तो इन्होंने ही एक अपने ही नाम से तालाब बना दिया। क्या, किस नाम का, तो चंद्रादित्य तालाब। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 काम किया। सबसे पहला काम इन्होंने किया, इन्होंने बना दिया पहला चंद्रादित्य तालाब बना दिया। आज भी यहाँ पे इसके साक्ष्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, चंद्रादित्य तालाब बारसूर में। और दूसरा इन्होंने क्या किया, भगवान शिव की मंदिर का निर्माण करा दिया, जिसे आज भी चंद्रादित्येश्वर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा था शिव मंदिर, जिसे चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर। ठीक है, तो ये चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर है, जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 2 स्थापत्य का काम किया। ठीक है, इन्हीं के काल में इन्हीं का महामंडलेश्वर जो पद को धारण करता था चंद्रादित्य, उसने चंद्रादित्य तालाब बनाया और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर बनाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतिहास हमेशा इस बात को पूछता है कि ये जो इनके परिचित थे, ये कौन थे और कहाँ के थे। तो ये प्रश्न में याद रखना। वैसे तो बहुत सारे लोग कुछ भी अलग अलग बताते हैं, लेकिन इनके प्रश्न आता है ग्राम के ऊपर। क्या आता है, इनके ग्राम के ऊपर प्रश्न आता है कि किस ग्राम के निवासी थे। लोगों में ये एक संशय का प्रश्न बना हुआ है कि किस ग्राम का निवासी था। तो चंद्रादित्य किस ग्राम का था, ये अम्मा ग्राम का निवासी था। ठीक है, बस्तर के अम्मा ग्राम का निवासी था। ठीक है, तो ये बातें आप दिमाग में रखना। अगर कोई पूछ दे किस ग्राम का था, तो ये अम्मा ग्राम का निवासी था। और ये कौन था, तो ये केवल उसका एक परिचित था। ठीक है, इसकी सैन्य सेवा इत्यादि से वो खुश थे। कौन, धारावर्ष। तो एक परिचित था, किसका, धारावर्ष का। संबंधी तो नहीं था, लेकिन धारावर्ष का परिचित था। ठीक है, दे जानता था कि अच्छा काम करता है, इसीलिए इसे महामंडलेश्वर का पदवी दे दिया गया था। ठीक है, तो महामंडलेश्वर का पदवी उस समय पे उस एरिया को पूरा संभालता था, पूरे ग्राम वगैरह के व्यवस्थाओं का, राजस्व का, सैन्य का, सब चीज़ का पूरा मंडलों में विभाजित करके ये महामंडलेश्वर का पद धारण करके उसको संभालता था। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हुई ना। और एक बात याद रखना, जब धारावर्ष क्या हुआ, धारावर्ष के वृद्धा अवस्था में और सोमेश्वर देव के बाल्य अवस्था, समझना बात को, धारावर्ष क्या हो गया, अब बुजुर्ग हो गया। और जो सोमेश्वर देव था, जो इसका पुत्र था, वो बच्चा था, मतलब बालक था, वो छोटा, अल्पायु मतलब छोटा बच्चा था। तो उस कारण से हुआ क्या, अब सत्ता को कोई तो संभालेगा। अगर सत्ता नहीं संभाला जाएगा तो किसी न किसी का आक्रमण हो जाएगा। तो इस कारण से ये व्यवस्था किया गया कि धारावर्ष की जो बहन थे माँ सख देवी, तो मासक देवी ने भी राज्य को संभाला था। कब, 1001 से 64 पूरा 1061 से 64 तक वो संभाली थी मासक देवी ने। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल याद रख लो कि धारावर्ष क्या हुआ, जब धारावर्ष क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए या बूढ़े हो गए, तो उनके बुजुर्ग काल में, ठीक है, और स्थिति इतनी हो गई कि लोगों का आक्रमण साक्रमण अब बस्तर पे होना चालू हुआ। लोगों को भय हो गया था कि कहीं कोई वो मत कर दे, छीन ना ले। तो सोमेश्वर को ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि सोमेश्वर को पसंद करते थे अपने बेटे को। और सोमेश्वर क्या था, सोमेश्वर का एक बालकपन भी था, बच्चा था वो, बालकपन। इसीलिए एक तो पहला रीज़न ये था कि सत्ता उसकी बहन के पास कैसे गया। तो धारावर्ष की बहन ने कहा एक काम करते हैं, आप हो गए हो बुजुर्ग, दूसरा
सोमेश्वर भी अभी बच्चा है, आपका जो पुत्र है बालकपन है उसके में। तो एक काम करते हैं, आपके सत्ता को मैं संभालती हूँ। तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया यहाँ पे, लेकिन हस्तांतरण कब तक हुआ? जब तक सोमेश्वर देव क्या ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। तो इसी की बहन, किसकी बहन? तो धारा की बहन, जो धारा वर्ष था उसकी बहन मासक देवी। तो मासक देवी ने सत्ता को फिर क्या किया, अपने हाथ में लेके चलाया और छिंदक नागवंशियों के सत्ता को आगे बढ़ाने में मदद किया। 1061 से लेके 1064 ईस्वी तक इन्होंने सत्ता का संचालन किया। 1061 से 1064 ईस्वी तक किसने? मासक देवी ने। तो ये बात एक क्लियर हो गया, मासक देवी ने 1061 से 64 तक राज्य के जिम्मेदारी को संभाला। इसी के बाद में फिर क्या होता है, थोड़ा सा देखना समझना। अब बच्चा कौन था? बच्चा था सोमेश्वर। सत्ता पे अब थोड़ा आक्रमण होगा, ठीक है। फिर आगे की क्लास में मैं उसको क्या करूँगा आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे से डील करूँगा। बस सुनते रहें, समझते रहें, जी जान लगा के मेहनत करते रहें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अभी क्या 32 मिनट 33 मिनट के आसपास का क्लास जब बन जाता है तो बच्चे हो जाते हैं बोर। और जब वो बोर होते हैं तो फिर मुझे सोचना पड़ जाता है कि मैं क्लास को लंबा बनाऊं कि ना बनाऊं। इसीलिए 35 मिनट 30 मिनट 32 मिनट 38 मिनट में क्लास को मैं दूसरा बनाता हूं। तो अभी आधा घंटे का हमने क्लास कंप्लीट किया, अब आगे हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। जय हिंद बेटा, बने रहें, जी जान से सारे कंटेंट को रिवीजन करें। वंदे मातरम।